हाय एवरीवन, नमस्कार। आज हमने वन शॉट वीडियो में कंप्लीट करना है बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें दो चैप्टर्स हैं। फर्स्ट है प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस और दूसरा है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो इसको वन शॉट में कंप्लीट करेंगे, एक ही शॉट में पूरा जो ये अध्याय है उसको निबेड़ देंगे हम, और बिल्कुल आसान और सीधे लफ्जों में समझेंगे। एंड ज्यादा कुछ साइंटिफिक, ज्यादा कुछ अंग्रेजी में हम बात नहीं करेंगे, सीधी सरल हिंदी में बात करेंगे, ताकि जो मेरे दिल की आवाज है वो आपके दिल तक और आपके दिमाग तक और आपके लिम्बिक सिस्टम के हिप्पोकैम्पस तक जा सके और लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके इम्प्रिंट हो सके, और आप नीट में इसको अच्छे से इमेजिन करके जो है वो अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकें। बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर स्कोर इन द नीट examination. So remember, together we can make a difference. So अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ जो कंटेंट है वो समझ में आता है तो कृपया करके मेरे इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अपने मित्रों के साथ और अपने दोस्तों और भाई बंधुओं के साथ, और आगे बढ़ते रहिए और नीट की तैयारी पूरी दिल और पूरी जान के साथ करते रहिए। एंड जोश को हाई रखिए, ठंडी में अब कपड़े पहन के रखिए बहुत सारे, और अपने आप को बीमारियों से बचाए रखें, और स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड कीप वर्किंग। नाउ with the small motivational lecture, let us start with our work. आइए हम अपने काम के साथ शुरू करते हैं, और हमारा आज का चैप्टर जैसे मैंने आपको बताया बायोटेक्नोलॉजी रहेगा। और बायोटेक्नोलॉजी में मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं एनसीईआरटी के, और ये एनसीईआरटी के जो मेरे नोट्स हैं वो एक्सक्लूसिवली मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आपको अगर इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भेज दूंगी, वहां से आप इसको, इनके सारे नोट्स को पीडीएफ की फॉर्म में अपने लिए बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। सो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस पहला हमारा चैप्टर है। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब या अभिप्राय है कि जब आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स या कुछ एंजाइम्स उन ऑर्गेनिज्म से निकालते हो अपने लिए प्रोडक्ट्स या अपने लिए यूजफुल प्रोसेसेस बनाने के लिए। पूरी बायोटेक्नोलॉजी दो कॉन्सेप्ट्स पे आधारित है, दो कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है। सबसे पहले ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, जिसे हम पुरानी या ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। दूसरी है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में हम इस्तेमाल करते हैं पूरा का पूरा माइक्रोब, पूरा माइक्रोब लेते हैं। जैसे कि दूध से दही बनाने के लिए हम जो है दूध में थोड़ा सा आधा सा चम्मच जो है दूध का या इनोक्युलम का डालते हैं, उसमें मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स या लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो दूध से दही बनाने में हमारी मदद करता है। तो पूरा लैक्टोबैसिलस माइक्रोब इस्तेमाल करके कर्ड बना रहे हैं हम। सैक्रोमाइसिस सर्विसियाe यीस्ट इस्तेमाल करके हम ब्रेड बनाते हैं, वाइन बनाते हैं या विनेगर बनाते हैं। तो ये सब ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स हैं। तो हमारी मम्मा जो दूध से दही बना रही है किचन में, दैट इज शी इज ऑल्सो अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट। जबकि लेबोरेटरी में काम कर रहे बंदे जब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट्स को हायर स्केल पे बनाने के लिए, सो दैट इज कॉल्ड एज मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसमें आप प्रोडक्ट को ज्यादा स्केल पे, ज्यादा पैमाने पे बना सकते हैं। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में और कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? इसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, लेबोरेटरी में जब स्पर्म और एग को फ्यूज कराया जाता है जिससे टेस्ट ट्यूब बेबी बनता है, वो भी शामिल है। जीन को बनाना, डीएनए नामक वैक्सीन या डीएनए वैक्सीन का बनाना, या डिफेक्टिव जीन की करेक्टिव कॉपी को बनाना, दे आर ऑल्सो द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। याद रखिए, जो बायोटेक्नोलॉजी है उसकी डेफिनेशन दी हुई है इस एक ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसको कहते हैं EFB, दैट इज यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये कहते हैं कि भाई साहब, जब आप नेचुरल साइंसेस या ऑर्गेनिजम्स या कुछ सेल्स या उनके पार्ट्स या सिंथेटिकली डिजाइंड जीन्स या मॉलिक्यूलर एनालॉग्स को इस्तेमाल करते हो अपने लिए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाने के लिए, इसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो इसमें पूरा ट्रेडिशनल व्यू और मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी शामिल है इस डेफिनेशन में, क्योंकि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म
इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म या डीएनए और जीन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए. सो इट इंक्लूड बोथ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज ट्रेडिशनल एज वेल एज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी कौन से दो प्रिंसिपल्स, कौन सी जड़ें हैं इसकी जिसपे पूरा बायोटेक्नोलॉजी का ट्री जो है वो खड़ा हुआ है? तो दो प्रिंसिपल्स हैं बायोटेक्नोलॉजी की. सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरी बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जिसे पहले केमिकल इंजीनियरिंग भी कहा जाता था. जेनेटिक इंजीनियरिंग में आप जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को तब्दील कर देते हैं. जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को बदलना मतलब जेनेटिक मटेरियल से, डीएनए से कुछ जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालना या कुछ एक जीन को निकालना और उस जीन को होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल देना, जिस वजह से वो जीन जब उस ऑर्गेनिज्म में एक्सप्रेस होएगा तो भैया उस ऑर्गेनिज्म की शक्ल, सूरत और फिनोटाइप बदल जाएगी. सो दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें आपने सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए या आरडीएनए बनाना है. आरडीएनए का मतलब होता है दो सोर्सेस का डीएनए आपने बनाना है, जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट को चिपकाना है वेक्टर के डीएनए के साथ. फिर उस आरडीएनए को आपने होस्ट सेल के अंदर लेके जाना है और होस्ट सेल उस डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, एक जीरोक्स मशीन की तरह काम करेगा और आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज बना के आप जीन की क्लोनिंग कर देंगे उस होस्ट सेल में. ये जीन जो है अगली जनरेशन में होस्ट सेल्स में ट्रांसफर होता जाएगा. तो 3 स्टेप्स हैं in genetic engineering. There are 3 main things in the genetic engineering: RDNA की बनना, जीन क्लोनिंग करना और जीन ट्रांसफर करना. बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग में हम साफ सुथरा वातावरण मेंटेन करते हैं जहां भी हमने जेनेटिक मैनिपुलेशन या जेनेटिक चेंजेस करनी है. साफ सुथरे वातावरण में हम सिर्फ और सिर्फ यूजफुल माइक्रोब या यूकैरियोटिक सेल्स की क्लोनिंग पे ही ध्यान देते हैं, ताकि हार्मफुल माइक्रोब्स या हार्मफुल यूकैरियोटिक सेल्स क्लोन या कल्चर ना हो जाए और हमारे इकोसिस्टम या फर्दर हमारे फ्यूचर में हमारी हेल्थ पे कोई हार्मफुल इफेक्ट ना कॉज करे. तो आपसे पूछा जाए कि भैया बायोटेक्नोलॉजी में आप कौन कौन से प्रोडक्ट बनाते हो, तो आपको इस सवाल का जवाब जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं और कृपया करके जरूर आंसर दें कि बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस में आप कौन से प्रोडक्ट्स बनाते हैं. ठीक है. एडवांटेजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ओवर अदर टेक्निक. क्या एडवांटेजेस हैं बायोटेक्नोलॉजी की बाकी टेक्निक्स के कंपैरिजन में? तो एक थोड़ा सा हिस्ट्री या बैकग्राउंड चेक करते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है कि कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस नहीं आती हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमीट्स नहीं बनते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है प्रिजर्व रहती है, फ्यूचर जनरेशन में कोई वेरिएशंस नहीं आती हैं. जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमीट्स के फ्यूज होने की वजह से और जो मेल और फीमेल गैमीट जब बनते हैं तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप बनते हैं, जिसकी वजह से वेरिएशंस अराइज होती हैं और वेरिएशंस आर द रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन. अच्छे ऑर्गेनिजम्स बनने के लिए वेरिएशंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. लेकिन याद रखो कई दफा ये भी हो जाता है कि कुछ एक चीजें अगली ऑर्गेनिजम्स के लिए या पॉपुलेशन के लिए हार्मफुल भी होती है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा फ्यूचर जनरेशन में इंट्रोड्यूस हो जाती हैं. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि आप देखें अगर 2 ऑर्गेनिज्म को ब्रीड करा के एक अच्छी क्वालिटी का इंडिविजुअल आप बना सकते हैं, तो एनिमल और प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स होना शुरू हुए, जिसमें ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन मेथड सबसे पहले इस्तेमाल हुए. इसमें हम अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स और एनिमल्स को ब्रीड करा के एक दो मेल और फीमेल प्लांट या 2 मेल और फीमेल एनिमल्स को ब्रीड कराया तो अच्छी क्वालिटी का अगला एनिमल हमारे पास तैयार हो गया. लेकिन कई दफा ये भी होता है कि क्योंकि आप पूरा प्लांट और एनिमल इस्तेमाल कर रहे हो तो कुछ हार्मफुल जीन्स या हार्मफुल कैरेक्टर्स भी अगले वाले बंदे में आ जाते हैं. इसलिए इस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग नामक एक तकनीक का इजाद हुआ. इसकी एक उत्पत्ति हुई, इसका जन्म हुआ, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ जीन ऑफ इंटरेस्ट या अपने डिजायरेबल जीन को ही सोर्स ऑर्गेनिज्म से निकालते हैं. उन डिजायर्ड जीन को टारगेट ऑर्गेनिज्म या होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल देते हैं, जिस वजह से हमारा जो ऑर्गेनिज्म होस्ट ऑर्गेनिज्म है वो जेनेटिकली मॉडिफाई हो जाता है. तो आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई या जेनेटिकली उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या क्या 3 बेसिक स्टेप की जरूरत लगेगी. सबसे पहले आपको वो डीएनए पता होना चाहिए जिसमें से आपने डिजायर्ड जीन निकालना है. दूसरा, आपने इस आइडेंटिफाइड डीएनए को इंट्रोड्यूस करना है होस्ट सेल के अंदर.
और होस्ट सेल को खाना पीना अच्छे से देना है, उसको कल्चर करना है ताकि आपका इंट्रोड्यूस्ड डीएनए अगली वाली फ्यूचर जनरेशंस में जाता जाए। तो आपने अपने होस्ट सेल्स को मेंटेन करके रखना है। रिमेंबर, हमारी इस पूरी बायोटेक्नोलॉजी में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी 2 सोर्सेज का डीएनए के ऊपर बेस्ड होती है, पूरा जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी। सो व्हाट आर द की टूल्स, मेन हथियार कौन से हैं जिनके ऊपर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की वजह से ये सक्सेसफुल हुई? सबसे पहले एंजाइम्स, फिर है वेक्टर्स और तीसरा है कॉम्पिटेंट होस्ट सेल्स। एंजाइम्स, जो मोस्ट कॉमनली एंजाइम जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होते हैं वो है न्यूक्लियेजेस, डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए लाइगेज। न्यूक्लियेजेस वो एंजाइम होते हैं जो डीएनए को या न्यूक्लिक एसिड्स को कट करते हैं। न्यूक्लिक एसिड या डीएनए को अगर जनरली आप एंड पे, किनारों पे तोड़ रहे हो तो इस्तेमाल होते हैं एक्सोन्यूक्लियेजेस। अगर आपने न्यूक्लिक एसिड को अंदर से तोड़ना है तो इस्तेमाल होते हैं एंडोन्यूक्लियेजेस, राइट। रिमेंबर, जो आपके एंडोन्यूक्लियेजेस होते हैं वो कहीं भी कट नहीं करते डीएनए को। तो ये पहचानते हैं, पहले डीएनए को सेंस करते हैं, पहले डीएनए को स्कैन करते हैं। स्कैन करते करते उस जगह पे डीएनए के साथ चिपकते हैं जहां पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मौजूद होते हैं। क्या होते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस? ये वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स में एक जैसे पढ़े जाते हैं। जब स्ट्रैंड्स की रीडिंग फ्रेम की डायरेक्शन एक जैसी रखी जाती है, मतलब एक स्ट्रैंड को 5 प्राइम 3 प्राइम की तरफ पढ़ोगे तो दूसरे स्ट्रैंड को भी आप 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ ही पढ़ोगे। तो इनको आप पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहते हो, जैसे मलयालम, नितिन, दे आर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, राइट। अब थोड़ी हिस्ट्री की बात करते हैं। तो सन 1963 में 2 एंजाइम साइंटिस्ट द्वारा डिस्कवर किए गए जो बैक्टीरियोफाज को इकोलाई बैक्टीरिया में खत्म कर रहे थे, या उनकी ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज को इकोलाई में रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे। ये 2 एंजाइम थे, मिथाइलेज और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। इकोलाई नामक बैक्टीरिया में जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज होता है वो बैक्टीरियोफाज के डीएनए को मल्टीपल फ्रेगमेंट्स में तोड़ देता है, जिसकी वजह से बेचारा बैक्टीरियोफाज ग्रो नहीं कर पाता, मरमराया जाता है। अब जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है वो तो भैया एंडोन्यूक्लियेज है, तो ये न्यूक्लिक एसिड ऑफ बैक्टीरिया को भी तो तोड़ सकता है। वायरस का तोड़ रहा है अगर ये न्यूक्लिक एसिड, तो बैक्टीरिया के न्यूक्लिक एसिड को भी तोड़ सकता है। लेकिन बैक्टीरिया का डीएनए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज द्वारा नहीं तोड़ा जाता, क्योंकि एक और एंजाइम है जो बैक्टीरियल डीएनए को मिथाइलेट कर देता है, कहलाता है डीएनए मिथाइलेज। यह डीएनए मिथाइलेज मिथाइल ग्रुप बैक्टीरियल डीएनए में जोड़ देता है, जिसकी वजह से आरई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज बैक्टीरियल डीएनए को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। सो याद रखिए, ये एक तरह का इम्यून सिस्टम है बैक्टीरिया में जो बैक्टीरियोफाज की ग्रोथ को उनके अंदर कम कर देता है। सो इसको आप कहते हैं रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। रिस्ट्रिक्शन शब्द लिया हुआ है कि रिस्ट्रिक्ट करता है, एक एंजाइम रिस्ट्रिक्ट करता है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज, और दूसरा एंजाइम जो है बैक्टीरिया के डीएनए को मॉडिफाई कर देता है बाय एडिंग मिथाइल ग्रुप। तो कलेक्टिवली कहलाया रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। जैसे हमारे शरीर में इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दोनों तरह की इम्यूनिटी है जो हमारे शरीर में हमारे रोगों से या दुश्मन को या पैथोजेंस को की ग्रोथ को कम करती है। इनमें रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम मौजूद होता है। प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया में ही है ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। याद रखिए, किसी भी यूकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते। तो पहला सवाल, आज तक लगभग कितने आरई कितनी बैक्टीरिया से निकाले जा चुके हैं? सो याद रखिए, मोर देन 900 आरई हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम अबाउट 230 स्ट्रेन्स ऑफ द बैक्टीरिया। और इंपॉर्टेंट बात कि ईच ऑफ विच, इनमें से हर एक अलग अलग डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पहचानता है। इनका अलग अलग बंदे हैं जिनको ये पहचानते हैं डीएनए के ऊपर। आरई काम कैसे करते हैं? तो मैंने आपको बताया, पहले आरई पूरे डीएनए की जांच पड़ताल करते हैं, उसके बाद यह डीएनए में स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे जुड़ जाते हैं। फिर ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को तोड़ते हैं
पर्टिकुलरली किस बॉन्ड को तोड़ते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स को, या शुगर फॉस्फेट के जो बैकबोन है उसमें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स को तोड़ते हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजनस बेसेस, सिंगल स्ट्रैंडेड नाइट्रोजनस बेसेस किनारों पे आपको मिलते हैं, और इन सिंगल स्ट्रैंडेड नाइट्रोजनस बेसेस को आप स्टिकी एंड्स कहते हो। चिपचिपे होते हैं, ये स्टिकी होते हैं क्योंकि ये टूटे हुए जो नाइट्रोजनस या अनपेयर्ड नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में सक्षम होते हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्टिकी एंड्स। अब नामकरण, ये नाम कैसे दिया जाता है आर ई को, याद रखो ऐसे कोई भी नाम नहीं दे देते कि हाँ इसको चिंटू पिंटू निंटू कोई भी नाम रख दो, रूल है आर ई को नाम देने का। जैसे कि एक एग्जांपल है इको R1, इसमें ई जीनस या शेरशिया है, दूसरा को स्पीशीज कोलाई है, आर स्ट्रेन विच इज R/13, 1 ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन है, दिस इज द रोमन नंबर, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन ऑफ दिस एंजाइम। अब आरडीएनए बनाने के लिए स्टेप क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जब भी आपने दो सोर्सेज के डीएनए को जोड़ना है तो भैया दोनों डीएनए को आपने सेम आरई के साथ तोड़ना है। सो रिमेंबर, सेम आरई के साथ आपने सोर्स का डीएनए या अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना है और वेक्टर के डीएनए को तोड़ना है, जिसकी वजह से स्टिकी एंड्स आपको मिलेंगे। स्टिकी एंड्स बनने की वजह से अगला एंजाइम बड़े अच्छे से काम कर पाएगा, विच इज डीएनए लाइगेज, जो कि ग्लू या गम की भांति काम करता है और दो सोर्सेज के डीएनए को जोड़ता है। कौन से बॉन्ड को जोड़ेगा सवाल है, तो जवाब है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को रीसिंथेसाइज करेगा ये। सो रिमेंबर, जब सोर्स का डीएनए या वेक्टर का डीएनए सेम आरई द्वारा तोड़ा जाता है तो रिजल्टेंट डीएनए फ्रेगमेंट्स जिनमें सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड्स होते हैं, ये स्टिकी एंड्स को आप बड़ी आसानी के साथ जोड़ सकते हो बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज। फर्स्ट आरई कौन था? पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का क्या इको R1 था? तो आप कहेंगे नहीं, फर्स्ट आरई था HIND2, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई नामक बैक्टीरिया से ये निकाला गया था, और इसका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है इसके डिस्कवरी के लगभग 5 साल बाद आइसोलेट किया गया और कैरेक्टराइज किया, जो कि 6 बेस पेयर्स का एक सीक्वेंस होता है। इसका ज्यादा चर्चा हम बायोटेक्नोलॉजी में इसलिए नहीं करते क्योंकि ये जनरली अपने रिकॉग्निशन सीक्वेंस के सेंटर में कट करता है, जिसकी वजह से ब्लंट एंड प्रोड्यूस होते हैं। सो हम प्रेफरेबली जेनेटिक इंजीनियरिंग में वो आरई इस्तेमाल करते हैं जो ब्लंट एंड प्रोड्यूस ना करके स्टिकी एंड प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन आप ही से पूछा जाए क्या सिर्फ और सिर्फ स्टिकी एंड प्रोड्यूस करने वाले आरई इस्तेमाल होते हैं, ब्लंट एंड प्रोड्यूस करने वाले नहीं होते? तो आप कहेंगे नहीं, दोनों इस्तेमाल होते हैं, प्रेफरेबली स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करने वाले होते हैं। ब्लंट एंड वालों को भी, ब्लंट एंड प्रोड्यूस करने वालों को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ब्लंट को भी स्टिकी एंड में आप कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग एन एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड टर्मिनल ट्रांसफरेज, जो एक स्ट्रैंड में पॉलीएडेनिन जोड़ता है, दूसरे स्ट्रैंड में पॉलीथाइमिन जोड़ के टेलिंग कर देते हैं और स्टिकी एंड्स बना देते हैं। अब थोड़ी सी हिस्ट्री पे बात करते हैं। पहला आरडीएनए स्टेनले कोहन और हर्बर्ट बोयर नामक दो वैज्ञानिकों ने बनाया था सन 1972 में। 1972 में इन्होंने बोला कि भाई हम क्या करते हैं, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकालते हैं, उसको साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के साथ जोड़ देते हैं। हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए या रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो बनाया, अब इसको हम ई कोलाई नामक बैक्टीरिया या होस्ट सेल के अंदर डाल देते हैं। ई कोलाई ने जब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को इंटरनलाइज कर लिया तो ई कोलाई बन गया जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया, और इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की मल्टीपल कॉपीज होने की वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की क्लोनिंग हो गई इन द ई कोलाई सेल्स। अब सवाल आता है सेकंड टूल के ऊपर, क्लोनिंग वेक्टर। भैया क्लोनिंग वेक्टर वो ट्रक या वो टैक्सी या वो ट्रॉली होती है जो हमारे फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल के अंदर ले जाने का काम करती हैं। हम वेक्टर आजकल इस तरह से बनाते हैं ताकि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट बड़ी इजीली चिपक जाए उनके डीएनए के अंदर, और जिन होस्ट सेल के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जाए या जो होस्ट सेल रिकॉम्बिनेंट बने उनको हम नॉन रिकॉम्बिनेंट से इजीली सिलेक्ट कर सकें या पहचान सकें। तो हमें सिलेक्शन भी इजी चाहिए और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी आसानी से चिपक जाए, ऐसा वेक्टर हम इस्तेमाल करेंगे।
कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा वेक्टर इसमें इस्तेमाल नहीं होता। तो भैया क्लोनिंग वेक्टर इस्तेमाल करने के लिए उसके क्या क्या फीचर, क्या क्या उसमें क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है जहां से किसी भी जीन की रेप्लिकेशन शुरू होती है। जैसे मान लो यहाँ पे ये, जैसे मान लो यहाँ पे मेरा ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ये एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है और ये इन सब जीन्स की रेप्लिकेशन को कंट्रोल करता है। मेरा ओराई मैं ऐसा चूज करूंगी जिसमें मैंने जब जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे डाला, कुछ एक सेगमेंट निकाल के मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट अपना डाला, तो ये ओराई मेरे इस जीन की एक कॉपी ना बना के मल्टीपल कॉपीज बनाना चाहिए। तो मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट का मल्टीपल कॉपीज बना सके वो ओराई, यही ओराई मुझे चाहिए। जनरली 15 से 100 कॉपीज मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट की जो है वो जनरली बन जानी चाहिए। ठीक है, सो ऐसा ओराई हम इस्तेमाल करते हैं जो सपोर्ट करता हो हाई कॉपी नंबर ऑफ माय जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद हम इस्तेमाल कर, सेकंड फीचर मेरे इसका क्लोनिंग वेक्टर का होना चाहिए सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर वो जीन्स होते हैं जनरली जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, नॉट एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, जैसे कि एम्पिसिलिन के लिए, क्लोरोमेफिनाइकोल के लिए, टेट्रासाइक्लिन के लिए या केनामाइसिन के लिए, जो कि ई कोलाई नामक होस्ट सेल के लिए सिलेक्टेबल मार्कर की भांति काम करते हैं। याद रखिए, जैसे आप जनरली जब आप एनसीईआरटी में तो आपने सब मार्क किया होता है, लेकिन जब आप कोई बड़ी बुक पढ़ते हो तो कुछ एक पॉइंट्स को आप हाईलाइट या मार्कर से सिलेक्ट कर देते हो, ताकि दोबारा से जब आप वो बुक पढ़ो तो आपको जो जरूरत की चीजें हैं वो दिखे और ना जरूरत की चीजें जो है वो ना दिखे। सिमिलरली सिलेक्टेबल मार्कर आपको जरूरत के होस्ट सेल, जिन्हें रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल कहा जाता है, उनको पहचानने में मदद करेंगे। राइट, ई कोलाई सेल्स में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं होते, इसलिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बिकम द सिलेक्टेबल मार्कर फॉर द ई कोलाई और फॉर द होस्ट सेल्स विच आर द ई कोलाई। बहुत सीधी सी बात है, मान लो ई कोलाई वो गरीब है जिसके पास पैसा नहीं है, तो आपने ई कोलाई में जब पैसा डाल दिया या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डाल दिया तो ई कोलाई रिच बन जाता है। ई कोलाई में टेंडेंसी आ जाती है कि वो अच्छी अच्छी चीजें अपने लिए खरीद सके, अपने लिए कपड़े, अपने लिए किताबें, अपने लिए अच्छा खाना खरीद सके। सो सिमिलरली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बिकम और दिस पैसा बिकम द मार्कर फॉर द ई कोलाई और फॉर द गरीब बंदा विच इज अ गरीब। राइट, थर्ड है क्लोनिंग साइट्स, क्लोनिंग या रेस्ट्रिक्शन साइट। क्लोनिंग या रेस्ट्रिक्शन साइट का मतलब होता है कि भैया किसी भी वेक्टर के अंदर एक रिस्ट्रिक्शन, एक पर्टिकुलर आरई के लिए एक ही जगह रिकॉग्निशन सीक्वेंस होना चाहिए। एक से ज्यादा दफा अगर कोई आरई के लिए रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगा तो वो अलग अलग जगह पे उस वेक्टर को काट देगा। मतलब कैंची एक बार ही लगनी चाहिए, कैंची अगर 2 से 3 4 बार लग गई किसी वेक्टर के अंदर तो उस वेक्टर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बहुत ज्यादा टुकड़े होने की वजह से आप जीन क्लोनिंग को करना आपके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा। ठीक है, अब याद रखिए, जो भी आप जीन ऑफ इंटरेस्ट चिपकाएंगे, लाइगेट करेंगे, वो किसी एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के अंदर ही डालेंगे। ये कंडीशन है, किसी एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के अंदर आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लगाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर्स, सबसे पहले है प्लाज्मिड्स। भैया प्लाज्मिड क्या होते हैं? ये एक बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया का ये मेन डीएनए, मेन क्रोमोसोमल डीएनए और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर गोल गोल डीएनए, जिनको जो इस मेन बैक्टीरियल डीएनए के कंट्रोल में नहीं होते, इनकी रेप्लिकेशन अपने आप होती रहती है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग या ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए होते हैं ये, और इनकी कॉपीज एक बैक्टीरियल सेल में कम भी हो सकती है या 15 से 100 भी हो सकती हैं। राइट, प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर जो हमारी किताब में दिया हुआ है वो है ये, इसका नाम है PBr322, PBr 322। भैया PBr 322 से हम क्या समझते हैं? P शब्द का मतलब है प्लाज्मिड, BR बॉलिवर और रॉड्रिगुएज 2 वैज्ञानिकों ने बनाया और इसको नंबर दे दिया, जैसे अमिताभ बच्चन का नंबर 4786,
पट्टा नंबर 786 था कहीं शराबी मूवी में, वैसे ही इसका नाम इन्होंने दे दिया 322 PBr322, जो इसको सेपरेट करता है, डिफ्रेंशिएट करता है बाकी के प्लाज्मिड से या बाकी के वेक्टर से जो इन्होंने लेबोरेटरी में बनाए। PBr322 को ध्यान से आपने देखा तो आपको दिखा भैया ये प्लाज्मिड की तरह गोल गोल है। फिर दूसरा फीचर आपने देखा कि इसमें ओराई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मौजूद है। तीसरा, इसमें सिलेक्टेबल मार्कर्स इन द फॉर्म ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन मौजूद है, जो कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। फिर आपने देखा क्लोनिंग साइट्स, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स हैं। इसमें अलग अलग एंजाइम्स के लिए रिकॉग्निशन साइट्स हैं। रिमेंबर, अलग अलग रिकॉग्निशन, अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस के लिए साइट्स हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नहीं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए साइट्स हैं, रिकॉग्निशन साइट्स हैं। तो कई बार ये सवाल आता है BAM-H1 इज प्रेजेंट इन PBr322, तो आप कहेंगे नहीं, PBr322 में BAM-H1 नहीं होता। BAM-H1 के लिए जगह होती है, BAM-H1 पहचान पाता है PBr322 में, PBr322 को, या सेल1 पहचान पाता है, INT3 पहचान पाता है, CLAV1 पहचान पाता है, EcoR1 पहचान पाता है। BAM-H1 नहीं है इसमें। ये किस में से निकाला गया है? ये निकाला गया है Bacillus amyloidoliquefaciens बैक्टीरिया से। So these are the features which are सब क्राइटेरिया ये फुलफिल करता है। सही मैच है ये हमारा, shaadi.com पे मिल गया हमें। अब हम इस वेक्टर को इस्तेमाल करेंगे अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट सेल में ले जाने के लिए। होस्ट सेल में ले जाने के लिए जीन ऑफ इंटरेस्ट को जो प्रक्रिया हम इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन वो प्रक्रिया है जिसमें फॉरेन डीएनए होस्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगर होस्ट सेल के अंदर बाहर से डीएनए आ जाता है तो वो होस्ट सेल ट्रांसफॉर्मेंट्स कहलाएंगे। जिनके अंदर बाहर से डीएनए नहीं आ पाता वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहलाते हैं, निकम्मे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। काम करने वाले, तारीफ वाले ट्रांसफॉर्मेंट। लेकिन ये तारीफ वाले भी दो तरह के होते हैं, एक है नॉन रिकॉम्बिनेंट और एक है रिकॉम्बिनेंट। अगेन ट्रांसफॉर्मेंट्स में हमें जरूरत है सिर्फ और सिर्फ रिकॉम्बिनेंट्स की, ये तो निकम्मे हैं। नॉन रिकॉम्बिनेंट अगेन से निकम्मे, किसी काम के लिए, इसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं। सो रिमेंबर, नॉन रिकॉम्बिनेंट में ऐसा होगा कि सिर्फ और सिर्फ वेक्टर का डीएनए होस्ट सेल के अंदर गया होगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें चिपका ही नहीं होगा, तो ये आपके काम का नहीं है। आपका काम का वो बंदा होगा जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट चिपका हुआ है और वो है रिकॉम्बिनेंट। तो एनसीईआरटी में एक केस मेंशन्ड है कि भैया मान लो मैंने BAM-H1 एंजाइम इस्तेमाल करके अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में घुसा दिया, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के प्रभाव को मैंने खत्म कर दिया, तुमने इसको तबाह कर दिया। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन तबाह हो जाएगा और उसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां आया, यहां तो आया ही नहीं क्योंकि BAM-H1 ने कट ही नहीं मारा और जीन ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं डाला। सो ये हो गया नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये हो गया रिकॉम्बिनेंट। अब रिमेंबर, आपको कैसे सेपरेट करना है रिकॉम्बिनेंस को नॉन रिकॉम्बिनेंस से, ट्रांसफॉर्मेंस को नॉन ट्रांसफॉर्मेंस से। सबसे पहले आपको अलग करना है ट्रांसफॉर्मेंस फ्रॉम द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो पहले आपको प्लेटिंग करनी पड़ेगी। जो बैक्टीरिया होंगे उसको एक थाली में, कल्चर मीडियम में, थाली में कल्चर डालना है और उस कल्चर मीडियम में डालना है एम्पीसिलिन। एम्पीसिलिन में दोनों ग्रो करेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट भी और रिकॉम्बिनेंट भी, क्योंकि ये तो फंक्शनल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था, इसमें तुमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला ही नहीं। तो भैया नॉन रिकॉम्बिनेंट भी ग्रो करे, रिकॉम्बिनेंट भी ग्रो करे, और साथ में नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो ही नहीं करेंगे क्योंकि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के अंदर तो कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन गया ही नहीं। तो पहली सिलेक्शन हो गई। ट्रांसफॉर्मेंट्स को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करने के लिए फंक्शनल या जहां पे जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं डला है वो वाला जीन इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल आता है इनको इनसे अलग करना है, ये पत्थर को इस दाल से अलग करना है। ये दाल हमारे काम की है, ये पत्थर हमारे काम के नहीं है। अब इन नॉन रिकॉम्बिनेंट को रिकॉम्बिनेंट से अलग करने के लिए आपको अपनी जो आपकी मास्टर प्लेट है जिसमें थाली में आपने कल्चर मीडियम में ग्रो किया है बैक्टीरिया, वहां की रेप्लिका बनानी है और उस रेप्लिका को दूसरे कल्चर मीडियम में डालना है। उस कल्चर मीडियम में आपने टेट्रासाइक्लिन नामक एंटीबायोटिक डालनी है। ध्यान रखिएगा, टेट्रासाइक्लिन डालने की वजह से जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे वो तो ग्रो करेंगे क्योंकि उनके अंदर तो जीन ऑफ इंटरेस्ट गया ही नहीं ना इस जोन में, जबकि जो रिकॉम्बिनेंट होंगे वो मरमरा जाएंगे। तो रिकॉम्बिनेंट जो होंगे वो रेजिस्टेंस टेट्रासाइक्लिन के लिए शो नहीं करेंगे, राइट।
तो जीन क्लोनिंग किस में होती है? जीन क्लोनिंग हुई रिकॉम्बिनेंट्स में, नॉन रिकॉम्बिनेंट में जीन क्लोनिंग नहीं हुई। अब आप सोचेंगे कि मैडम आपने तो टेट्रासाइक्लिन में डाल के कल्चर मीडिया में जब टेट्रासाइक्लिन डाल दिया तो आपने तो हमारे जरूरत के सेल को मार दिया, क्योंकि उनमें तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट नहीं थी। तो याद रखो, हमने रेप्लिका बनाई है, हमने कल्चर मीडियम में डायरेक्टली मास्टर प्लेट के अंदर ही नहीं डाल देना टेट्रासाइक्लिन, आपने मास्टर प्लेट की रेप्लिका बनानी है। फिर आपकी जो रेप्लिका होगी उसमें तो आपके रिकॉम्बिनेंट मारे गए, सारे के सारे सैनिक मारे गए। अपने आप अब आपने तो अपना कल्चर मीडियम जो रेप्लिका बनाई थी, जो मास्टर प्लेट थी, उसमें जाना है और वहां से अपने डिजायर्ड जो रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल्स हैं उनको फर्दर एक्सपेरिमेंट के लिए या कल्चरिंग के लिए इस्तेमाल करना है ना। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है ये, ऑल रिकॉम्बिनेंट्स आर ट्रांसफॉर्मेंट्स बट ऑल ट्रांसफॉर्मेंट्स आर नॉट रिकॉम्बिनेंट्स। समझे? सब रिकॉम्बिनेंट्स जो होते हैं वो ट्रांसफॉर्मेंट्स होते हैं, लेकिन सब ट्रांसफॉर्मेंट्स रिकॉम्बिनेंट्स नहीं होते। जैसे आपने पढ़ा है, ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर नॉट कॉर्डेट्स। क्या पढ़ा है आपने? ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। यस और नो? क्योंकि कुछ कॉर्डेट्स प्रोटोकॉर्डेट्स भी होते हैं, जैसे कि यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स। ऑलराइट, तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स को टुगेदर, दोनों को इकट्ठों को क्या कहते हैं? राइट, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब याद रखो, जो मैंने यहाँ पे शब्द आपको तथ्य बताना था इंपॉर्टेंट, कि ऑल रिकॉम्बिनेंट्स विल बी ट्रांसफॉर्मेंट्स बट ऑल ट्रांसफॉर्मेंट्स आर नॉट रिकॉम्बिनेंट्स, बिकॉज कुछ ट्रांसफॉर्मेंट्स क्या होते हैं? नॉन रिकॉम्बिनेंट्स भी होते हैं। ठीक है, यहां पर इसी सिलेक्शन पे बहुत सारे सवाल आते हैं नीट में, जैसे कि इफ चॉइस ऑफ एंजाइम टू लाइगेट द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज BAM-H1, अगर आपने BAM-H1 इस्तेमाल करके अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला हुआ है PBR322 में, तो बताइए रिकॉम्बिनेंट्स को नॉन रिकॉम्बिनेंट से अलग करने के लिए कौन सा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इस्तेमाल होगा एज मार्कर? तो इसका जवाब आएगा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य वो ये कि भैया जहां तुमने जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं डाला है, मतलब जहां फंक्शनल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, जैसे कि यहाँ पे हमारे केस में था एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, वो आपको सिलेक्ट कराएगा ट्रांसफॉर्मेंट्स फ्रॉम द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। लेकिन जिस जीन में तुमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया है तो वो तो इनएक्टिवेट हो गया, और क्योंकि उसमें आपके डिजायर्ड जीन की इंसर्शन हो चुकी है, तो यह जीन ऑफ इंटरेस्ट या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन विल हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। सो वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य ऑफ एनसीईआरटी गाइस, और वो ये है कि in the selection of process of PBR322 functional antibiotic resistant gene help in the selection of transformants from the non transformants, जिसमें gene of interest नहीं डाला है, वो help करेगा to select transformants from the non transformant, जिसमें gene of interest डाला है वो help करेगा to select recombinants from the non recombinants, right? So ये आपको पता होना चाहिए, राइट? अब यहाँ पे हमारा ना बड़ा ही गंद सब, मतलब ऐसे अजीबोगरीब हो गया, टीडियस सा टास्क है, 2 बार प्लेटिंग पर करनी पड़ रही है साइंटिस्ट को। हम अपनी लाइफ में सारी चीजें इजी चाहते हैं, घर बैठे हमें नॉलेज मिलनी चाहिए, है हम ऑनलाइन बैठे हों और हमें पूरा ही लेक्चर बड़े आराम इजी लफ्जों में मिल जाए, तो क्यों हम इतनी घनिष्ठ सर्दी में बाहर निकल के क्लासेस लगाएं? सो सिमिलरली यहाँ पे साइंटिस्ट को लगा भी 2 बार प्लेटिंग करनी पड़ रही है यार, बैक्टीरिया को 2 बार कल्चर मीडियम में उगाना पड़ रहा है, हमें ऐसा मार्कर चाहिए जो एक ही दफा हमारे काम को अंजाम दे दे, मतलब एक ही दफा हमारे रिकॉम्बिनेंट्स को बाकी के नॉन यूजफुल सेल से अलग करा दे। तो अदर क्लोनिंग वेक्टर्स में हम इस्तेमाल करते हैं अल्टरनेट सेलेक्टेबल मार्कर्स। अल्टरनेट सेलेक्टेबल मार्कर में इस्तेमाल किया जाता है LAC-Z, जो PBR322 की ड्रॉबैक को ओवरकम करता है। इसमें ये LAC-Z जीन जो है ये एनकोड करता है बीटा गैलेक्टोजाइडेज एंजाइम। बीटा गैलेक्टोजाइडेज एंजाइम एक रिपोर्टर एंजाइम की भांति काम करता है, क्योंकि जब भी ये होस्ट सेल में होएगा तो ये बताएगा कि भैया ट्रांसफॉर्मेशन हुई है या नहीं हुई है। तो ये LAC-Z जीन डेवलप किया गया जो डिफरेंशिएट कराता है रिकॉम्बिनेंट्स को फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। LAC-Z जीन एनकोड करेगा एंजाइम, और एंजाइम
के ऊपर जब उसका स्पेसिफिक क्रोमोजेनिक कलर प्रोड्यूसिंग सबस्ट्रेट डाला जाएगा तो सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ जुड़ के एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा और उसके बाद कलर प्रोडक्ट बनेगा। सो इसकी डिफरेंशिएशन के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने फॉरेन डीएनए को लैगजेड जीन में ही डाल देते हैं। लैगजेड जीन में डालने की वजह से जो लैगजेड जीन होगा रिकॉम्बिनेंस में वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आगे क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन किया हमने इकोलाई का, उसके बाद इकोलाई में हमने कलर प्रोड्यूसिंग सबस्ट्रेट डाल दिया। फिर अगर इकोलाई में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई है तो जो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट होगा वो लैक जेड द्वारा प्रोड्यूस्ड बीटा गैलेक्टोजाइडेज के साथ जुड़ेगा और ब्लू कलर्ड कॉलोनीज दिखाएगा। तो वो होस्ट सेल्स आपके बन जाएंगे नॉन रिकॉम्बिनेंस। लेकिन अगर ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुल होता है तो आपको पता है इसका मतलब ये है कि भैया लैगजेड जीन के अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है। जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर आ चुका है तो बीटा गैलेक्टोजाइडेज जीन का प्रभाव खत्म हो चुका है और क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट वहां पे कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा। जो चिट्टे या व्हाइट रंग की कॉलोनीज होंगी वो होंगी रिकॉम्बिनेंट्स और ब्लू कलर की कॉलोनीज होगी नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो इसको कहते हैं ब्लू व्हाइट सिलेक्शन। क्या कहते हैं, ब्लू व्हाइट सिलेक्शन, राइट। सिंगल स्टेप सिलेक्शन होती है ये। अब ये तो वो बैक्टीरिया को क्लोन, बैक्टीरिया में जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर आपने डालना था तो आपने ये PBR322 जो है वो इस्तेमाल किया। लेकिन कई बार सवाल आता है भैया क्या अगर प्लांट सेल्स में अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना है तो कौन सा वेक्टर इस्तेमाल करेंगे आप? तो भैया उसके लिए है हमारे पास ये नेचुरल प्लांट इंजीनियर जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन। यह बैक्टीरिया डाइकॉट प्लांट्स को इन्फेक्ट करके क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है। क्राउन गॉल डिजीज कॉज करने की जो इसकी क्षमता है वो इस प्लाज्मिड की वजह से ही है। मतलब असल में कल्प्रिट ये बंदा है। जो यह ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड इस बैक्टीरिया के अंदर होता है, यह ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड प्लांट सेल्स के अंदर टीडीएनए ट्रांसफर डीएनए को डाल देता है और उन डीएनए को हिप्नोटाइज करके ट्यूमर सेल्स में कन्वर्ट कर देता है और फिर वो ट्यूमर सेल्स इस बैक्टीरिया के लिए केमिकल सिंथेसाइज करते हैं और बीमारी कॉज करते हैं क्राउन गॉल डिजीज। हमने क्या करना है, इस टीआई प्लाज्मिड को डिसार्म कर देना है। इसका जो पैथोजेनिक नेचर है उसको खत्म कर देना है। तो टीआई प्लाज्मिड का जो डिजीज कॉजिंग एबिलिटी होती है वो खत्म कर दी जाती है। इसके जो अस्त्र शस्त्र हैं वो इससे छीन लिए जाते हैं जिसकी वजह से ये प्लांट के लिए बिल्कुल पैथोजेनिक नहीं रहता। लेकिन ये अपने डिजायर्ड जीन को जो हम प्लांट में डालना चाहते हैं बड़े आराम से डाल सकते हैं डाइकॉट प्लांट्स के अंदर, मेनली नॉट इन मोनोकॉट प्लांट्स। ओके, अगर एनिमल सेल्स को ट्रांसफॉर्म करना है आपने तो आप इस्तेमाल करेंगे रेट्रोवायरसेस। रेट्रोवायरसेस वो वायरसेस होते हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है और जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से पहले cDNA बनाते हैं और फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाते हैं। वो डीएनए सेल के अंदर इंटेग्रेट होके नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल्स में तब्दील कर देता है। तो क्यों ना हम इस रेट्रोवायरस को भी डिसार्म कर दें। अगेन इसका जो पैथोजेनिक नेचर है उसको खत्म कर दें, डिसार्म कर दें, इसका जो अस्त्र शस्त्र है उसको हटा दें और उसकी जगह पे अपना डिजायर्ड जीन लगा दें। तो एनिमल सेल्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कौन? जवाब है रेट्रोवायरस। प्लांट सेल्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कौन? जवाब है टीआई प्लाज्मिड। लेकिन अगेन डिसार्म्ड नेचर में, आर्म्ड नेचर में नहीं। उनका डिजीज कॉजिंग एबिलिटी खत्म करनी है आपने। मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, आपने ट्रांसफॉर्मेशन करनी कैसे है? सबसे पहले माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन में छुटकू सी सुई के अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट या रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालते हैं और सेल के न्यूक्लियस में उस डीएनए को सीधा घुसा देते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली एनिमल सेल्स के न्यूक्लियस में डाल दिया जाता है बाय माइक्रो इंजेक्शन। प्लांट सेल्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होती है जनरली जीन गन या बायोलॉजिस्टिक मेथड। इसमें क्या करते हैं, हम बारिश करते हैं, बेचारे प्लांट सेल्स के ऊपर गोलियों की बरसात करते हैं। इनकी गोलियां गोल्ड और टंगस्टन की बनी हुई होती हैं जिसके ऊपर जीन ऑफ इंटरेस्ट चिपका हुआ होता है। तो इसमें हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स इस्तेमाल होते हैं गोल्ड और टंगस्टन के, और उसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट चिपका होता है और प्लांट सेल्स के अंदर इंटीग्रेट हो जाता है। पहले इसको सिर्फ प्लांट सेल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था लेकिन एक्सक्लूसिवली प्लांट सेल के लिए अभी इस्तेमाल नहीं किया जाता। एनिमल सेल्स को भी इस तकनीक से ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। थर्ड मैंने आपको बताया डिसार्म्ड पैथोजन जो कि टीआई प्लाज्मिड और रेट्रोवायरसेस दोनों हो सकते हैं। ओके जी, आगे कॉम्पिटेंट होस्ट हमारा अगला टूल है। कॉम्पिटेंट होस्ट मतलब वो होस्ट जिसकी कैपेसिटी नीट क्लियर करने की
मतलब पूरी इंप्रूव हो चुकी है, कॉम्पिटेंट बन चुका है वो एग्जाम में जाने के लिए। तो यहाँ भी होस्ट सेल्स, नॉर्मल होस्ट सेल्स कॉम्पिटेंट नहीं है, आपको बढ़ानी पड़ेगी, उसको पढ़ाना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा कि तेरे को बाहर से डीएनए इंटरनलाइज करना है। डीएनए एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है, पानी को प्यार करता है ये। तो ये डीएनए सेल मेम्ब्रेन जो कि फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है उससे पास नहीं हो सकता। सेल के अंदर फॉरेन डीएनए को इंटरनलाइज कराने के लिए आपको पहले होस्ट सेल्स को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, उनको ट्रीट करना पड़ेगा कैल्शियम क्लोराइड के साथ। उसके बाद इन सेल्स को आपको पहले बर्फ पे रखना है, फिर उनको बेचारों को गर्म करना है, 42 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करो, दोबारा आइस पे रखो। याद रखो जो आप डाइवेलेंट के टाइन इस्तेमाल करते हो जैसे कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन, उसकी वजह से जो डीएनए होता है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है टू एंटर इनटू थ्रू द सेल वॉल बाय फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिएंट पोर्स। अब सवाल आता है कि हमने टूल तो डिस्कस कर लिए, इन टूल्स को हम कौन कौन से प्रोसेसेस में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, दूसरा है फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय आरई, थर्ड है आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड फ्रेगमेंट विद बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट बाय पीसीआर, जिसमें आप जीन ऑफ इंटरेस्ट किया है मल्टीपल कॉपी बना दोगे, एम्प्लीफिकेशन करोगे जीन ऑफ इंटरेस्ट की बाय पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। उसके बाद अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को आप वेक्टर के साथ चिपका दोगे, उसके बाद उस आरडीएनए को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करोगे। जो होस्ट सेल्स हैं उनकी आप कल्चरिंग करोगे, लार्ज स्केल के ऊपर बड़े बड़े पतीलों में उनको कल्चर करोगे, बड़े बड़े बटलोइयों में डालोगे ताकि प्रोडक्ट आपको बहुत ज्यादा मिल सके। और उन पतीलों को आप कहते हो बायोरिएक्टर, उनसे आप अपना जो जरूरत का सामान है उसको एक्सट्रैक्ट और प्यूरिफाई करोगे और अपने यूज के लिए लाओगे। तो भैया सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। भैया आप सब बच्चों को पता है कि मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, लेकिन डीएनए कोई ऐसा नहीं है कि बाहर ही पड़ा होगा सेल के, एंड डीएनए अपने आप को समेटे हुए है मेम्ब्रेन्स के अंदर। तो मेम्ब्रेन्स के अंदर है तो इसलिए आपको सेल को तोड़ना पड़ेगा ताकि डीएनए और बाकी के मॉलिक्यूल्स अलग हो सके। बैक्टीरिया नामक सेल को तोड़ने के लिए लाइसोजाइम एंजाइम इस्तेमाल होता है। फंगल सेल को तोड़ने के लिए काइटिनेज नामक एंजाइम इस्तेमाल होता है, क्योंकि फंगल सेल वाल कौन से बायोमैक्रोमोलिक्यूल से बनी होती है, ये जवाब आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में जल्दी। उसके बाद प्लांट सेल्स को तोड़ने के लिए कौन से एंजाइम का इस्तेमाल होता है, जवाब है सेल्यूलेज। ठीक है, इसके बाद बाकी के बायोमोलिक्यूल्स को भी आपने अलग करना है, जैसे आरएनए को तोड़ने के लिए आरएनएज, प्रोटीन्स, हिस्टोन्स या नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स को तोड़ने के लिए प्रोटीएज का इस्तेमाल करो। मतलब डीएनए चाहता है कि मेरे को सिर्फ प्योर अवस्था में निकाला जाए, बाकी के मैक्रोमोलिक्यूलर की कोई कॉन्टामिनेशन नहीं होनी चाहिए। तो सारे बाकी के एंजाइम्स डाल दिए और फिर सेल सस्पेंशन में आपने डाल दिए चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल, जैसे आप चिल्ड इथेनॉल डालते हो तो डीएनए बेचारा है सिकुड़ जाता है, जैसे हम सर्दी में सिकुड़ जाते हैं, ठंडी से सरफेस एरिया अपना घटा देते हैं, वैसे ही डीएनए है प्रेसिपिटेट हो जाता है। और इस प्रेसिपिटेटेड डीएनए को सेल सस्पेंशन से निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं स्पूलिंग। क्या कहते हैं, स्पूलिंग। फिर आपने इस डीएनए की फ्रेगमेंटेशन करनी है, इसको तोड़ना है बाय अ हथौड़ा विच इज कॉल्ड आरई, रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस, मॉलिक्यूलर सीजर्स या मॉलिक्यूलर स्कैल्पल इसे कहा जाता है। उसके बाद आपने अपने डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट और आइसोलेट करना है बाय अ तकनीक कॉल्ड एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में याद रखिए डीएनए को सेपरेट करना है और डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, याद रखो डीएनए हाइड्रोफिलिक और साथ में कौन सा चार्ज, नेगेटिवली चार्ज होता है ये। तो डीएनए को नेगेटिवली चार्ज डीएनए को सेपरेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी है थ्रू अ मैट्रिक्स ऑफ अग्रोज। अग्रोज नामक जेल हम सीवीड्स से निकालते हैं। जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया नामक कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें ये नेचुरल पॉलीमर होता है और पानी में घोलोगे घुल जाएगा। उसके बाद ठंडा गर्म पानी में घोलोगे, उसके बाद ठंडा करने पे एक जेल लाइक कंसिस्टेंसी में ये तब्दील हो जाता है और सीविंग इफेक्ट, छन्नी की तरह इफेक्ट जो है वो क्रिएट करता है। तो डीएनए के फ्रेगमेंट इसके सीविंग इफेक्ट से अलग हो जाते हैं। जो सेपरेशन है डीएनए फ्रेगमेंट्स की, दैट इज बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट। याद रखो
जितना पतला या छोटा डीएनए होगा वो इस जेल में ज्यादा दूरी तक भागेगा। जितना मोटा या बड़ा डीएनए फ्रेगमेंट होगा वो जेल में, जहां पे आप अपना सैंपल्स को लोड करोगे, वेल्स में डालोगे, उसमें बिल्कुल पास में जो होंगे वो मोटे मोटे बड़े बड़े डीएनए फ्रेगमेंट होंगे, लेकिन जो ज्यादा दूरी तक भाग रहे होंगे वो स्मॉलर या स्मॉलेस्ट डीएनए फ्रेगमेंट होंगे। और याद रखिए, बेसिस ऑफ सेपरेशन इज ऑलवेज द साइज ऑफ द डीएनए, नॉट द चार्ज ऑफ द डीएनए। और याद रखिए, smaller is the fragment, further is the distance और more is the distance covered by this fragment। और ये माइग्रेट करेगा एनोड की तरफ, क्योंकि डीएनए पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जो है वो माइग्रेट करेगा। अब डीएनए के जो ये कलर है, ऐसा कलर तुम्हें दिख जाएगा विजिबल लाइट में? तो ना ही बंधु, बिल्कुल नहीं दिखेगा। तुम्हें पहले इसको रंगना है, इस जेल को रंगना है। इसमें डालनी है इथीडियम ब्रोमाइड। इथीडियम ब्रोमाइड डालने के बाद यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एक्सपोज करना है इस जेल को। डीएनए अपना रंग सिर्फ यूवी रेज में दिखाता है, डीएनए सिर्फ यूवी रेज को प्यार करता है। फिर डीएनए फ्रेगमेंट जो होंगे यूवी रेज में ब्राइट ऑरेंज कलर की फॉर्म में आपको दिख जाएंगे। आप अपने सिलेक्टेड या जो आपका जरूरत का फ्रेगमेंट होगा उसको आप इस जेल से अलग कर लोगे बाय द स्टेप विच इज कॉल्ड इल्यूशन। सो इल्यूशन इज द रिमूवल ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम दिस जेल। और फिर जो प्यूरिफाइड जो आपका डीएनए फ्रेगमेंट है उसको आप एम्पलीफाई करोगे बाय द प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज पीसीआर। रिमेंबर, पीसीआर क्या होती है? पीसीआर एक इन विट्रो मेथड होता है जिसमें आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को एम्पलीफाई करते हो, जिसमें आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या करते हो बच्चे? एम्पलीफाई करते हो। इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए आपको? सबसे पहले जेनोमिक डीएनए। जेनोमिक डीएनए मतलब जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसको आपने एम्पलीफाई करना है। सो आपको टेम्पलेट डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए जो एम्पलीफाई करना है, पहली चीज। दूसरा प्राइमर्स। प्राइमर्स क्या होते हैं? ये यूजुअली दो सेट्स ऑफ केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं जो आपके टेम्पलेट डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। उसके बाद प्राइमर्स को एक्सटेंड कराने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए एक एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है पॉलीमरेज। थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से इसको निकाला गया है, इसलिए इसको टैक पॉलीमरेज कहा जाता है। यह बैक्टीरिया हॉट थर्मल स्प्रिंग्स में पाया जाता है। इस बैक्टीरिया के अंदर का जो एंजाइम है हाई टेम्परेचर पे भी बिल्कुल सशक्त अवस्था में खड़ा रहता है, बिल्कुल अडिग रहता है, थर्मोस्टेबल है, ये बिल्कुल मतलब सेल्फ मोटिवेटेड है, इसको कोई जरूरत नहीं है एक्सटर्नल टेम्परेचर की, मतलब फंक्शनल है हाई टेम्परेचर पे भी। कंडीशन चाहे अनसूटेबल हो, ये लेबाइल नहीं है, थर्मोलेबाइल नहीं है, थर्मोस्टेबल है ये, इसलिए पीसीआर में ये टैक पॉलीमरेज नामक एंजाइम इस्तेमाल होता है ताकि यह जो है हाई टेम्परेचर, जब आप डीएनए को देखोगे स्टेप्स, पहले स्टेप में डीनेचर करोगे तो ये खराब नहीं होगा और इलोंगेशन के टाइम पे प्राइमर को एक्सटेंड करता रहेगा। लास्ट चीज जो आपने इस्तेमाल करनी है वो है डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड या डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, जो कि इलोंगेशन और एक्सटेंशन के लिए जरूरी होते हैं। सो डियर, यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में ये दिखेगा, फर्स्ट स्टेप डीनेचुरेशन पीसीआर का, दूसरा है एनीलिंग और तीसरा है एक्सटेंशन। सीक्वेंस यही रहेगी, डीएई, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन में आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को हाई टेम्परेचर देके हीट करके दो अलग अलग सिंगल स्ट्रैंड्स में तोड़ देते हो। उसके बाद आप प्राइमर को एनील करते हो, जोड़ते हो। प्राइमर्स में थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप फ्री होता है और यहाँ पे एक्सटेंशन, थर्ड स्टेप में एक्सटेंशन होएगी। आप डीएनए पॉलीमरेज या टैक पॉलीमरेज और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड इस्तेमाल होंगे और एक एक मन का जो है वो जुड़ता जाएगा न्यूक्लियोटाइड का प्राइमर इसके द्वारा, टैक पॉलीमरेज द्वारा, और ये स्ट्रैंड एक्सटेंड करेगा और आपको एक डीएनए के दो मतलब एक पहले एक मॉलिक्यूल था, अब दो मिल गए, दो से फिर चार, चार से 8। तो इस तरह से जब आप 30 साइकिल परफॉर्म करोगे पीसीआर की तो डीएनए 1 बिलियन टाइम्स, याद रखो कितना टाइम्स, 1 बिलियन टाइम्स एम्पलीफाई हो जाएगा। इस एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट को अब आप वेक्टर के साथ जोड़ने के लिए या फर्दर क्लोनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। फिर उसके बाद आपने इंसर्शन करना है अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट का होस्ट सेल के अंदर।
फिर होस्ट सेल्स की आपने कल्चरिंग करनी है, रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल्स की, जो कि बायोसिंथेटिक स्टेज कहलाती है। अब इन होस्ट सेल्स को आप कल्चर मीडियम में जब कल्चर करते हो दो तरीकों से, अगर छोटे पैमाने पे आपको प्रोडक्ट चाहिए तो लेबोरेटरी स्केल में कल्चर करोगे, अगर ज्यादा पैमाने पे चाहिए तो बायोरिएक्टर्स नामक बड़े बड़े पतीलों में या बटलोइयों में इसको कल्चर करोगे, जैसे लंगर लगे होते हैं बड़े बड़े पतीलों में। सो स्मॉल स्केल पे कल्चरिंग की जा सकती है लेबोरेटरी में, और ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो सकती कंडीशन की, इसलिए प्रोडक्ट आपको बहुत थोड़ा मिलता है। फ्लास्क के अंदर यहाँ पे होस्ट सेल्स की कल्चरिंग करती है। बायोरिएक्टर्स में आप जनरली 100 से 1000 लीटर कल्चर जो है वो प्रोसेस कर सकते हो और लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट बन सकता है। बायोरिएक्टर क्या होते हैं? ये वो वेसल्स होते हैं जिनमें रॉ मटेरियल्स को आप बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग माइक्रोबियल, फंगल, प्लांट और एनिमल सेल्स, एंड ऑल्सो यू कैन डू द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कंडीशंस, जिसमें आप टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, वाइटामिन और ऑक्सीजन का लेवल जो है वो अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। से याद रखो, जो दो तरह के जो बायोरिएक्टर हम कॉमनली यूज करते हैं वो स्टरिंग टाइप है। तो एनसीईआरटी में जो दोनों बंदे बनाए हुए हैं स्टरिंग टाइप के ही वेरिएंट है। एक है सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर और दूसरा है स्पार्ज्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। इन दोनों का सिलिंड्रिकल या कर्व्ड बेस होता है। सिलिंड्रिकल या कर्व्ड बेस होने की वजह से जो मिक्सिंग ऑफ कंटेंट होता है वो अच्छे से हो पाता है। स्टरर लगाया होता है घुमाने के लिए, कंटेंट को अच्छे से घोलने के लिए स्टरर लगाया है। एजिटेटर सिस्टम है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम लगा हुआ होता है, साथ में पीएच कंट्रोल सिस्टम है, फोम कंट्रोल, इसको घुमाते घुमाते ऊपर सतह पे जो है बहुत सारी फोम या झाग बन जाता है, उस फोम को कंट्रोल करने के लिए ऊपर फोम ब्रेकर्स लगा दिए जाते हैं, और सैंपलिंग पोर्ट से आप थोड़ा थोड़ा जो सैंपल जो है वो निकाल सकते हो साथ में, राइट। ये जो है ये स्पार्ज्ड स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर, जिसमें स्पार्जर लगा होता है जिससे बबल जनरेट होते हैं अंदर। बबल्स की वजह से जो ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया है होस्ट सेल्स को वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो रिमेंबर, ये दोनों ही स्टरर टैंक ऑफ बायोरिएक्टर है। इसमें सीधा सीधा, इसमें पहले वाले में सिंपल स्टर में सीधा सीधा घुलाया जाता है, घुमाया जाता है, इसमें स्पार्जर लगाया हुआ होता है। दैट्स द ओनली डिफरेंस, राइट। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या होता है? डाउनस्ट्रीम, नेक्स्ट इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ओके, तो आपने प्रोडक्ट बना लिया इन पतीलों में, अब इन पतीलों से आपको अपना प्रोडक्ट सेपरेट करना है और उसको साफ करना है, प्यूरिफाई करना है, ठीक है। जो होस्ट सेल है यहाँ पे उसको हेटेरोलोगस होस्ट कहा जाता है, जिनकी आपने कल्चरिंग करी है, जिनमें आप फॉरेन जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्रेस कर रहे हो, वो हेटेरोलोगस होस्ट कहलाता है। अब जो प्रोडक्ट बना है आपका, उसको आप सुटेबल प्रेजर्वेटिव के साथ उसमें प्रेजर्वेटिव डालते हो, उसके बाद उसकी स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग करते हो, और याद रखिए जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग होता है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग होता है, वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। सो ये आज का जो मेरा चैप्टर है होपफुली आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो कृपया करके अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ इस चैनल को शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं बहुत सारे बच्चों के साथ बहुत सारे बच्चों के साथ जुड़ सकूं, बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चों को अपनी इंफॉर्मेशन या अपनी नॉलेज जो है अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकूं। तो आप मेहनत करते रहिए पूरी हिम्मत के साथ, पूरे जोश के साथ। वी ऑल टीचर्स आर विद यू, वी ऑल टीचर्स ऑफ इंडिया आर विद यू, वी स्टैंड विद यू ऑलवेज like that of your parents, and we all love you. You just take care of yourself. God bless you, love you, take care, bye bye, sayonara, bye bye, bye bye, bye bye.